अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारण। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें 9 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 7 अक्टूबर को 8 रुकनी जो बेंच है, आइनी बेंच है, वो इसकी समाअत करेगा। जहाँ ये फैसला हुआ, वहीं एक बार फिर 27वीं तरमीम के हवाले से जो है वो सरगोशियाँ होने लगी हैं और बात हो रही है कि शायद अक्टूबर के महीने में ही 27वीं तरमीम के हवाले से कोई अहम खबर आ सकती है। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, वर्ल्ड बैंक की आज रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 बरस में गुर्बत 7% तक बढ़ गई है, 7% तक बढ़ चुकी है। ये आपको बताएं कि 2001-2002 में इसकी शरह थी 64.3%, 64.3%, जिसमें मुसलसल कमी आती रही 2018-19 तक, जो 21.9% पर आ गई थी, और उसके बाद 2020 से ये इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 3 बरस के अंदर ये 7% तक इजाफा हुआ। इसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं। 85% से ज़ायद मुलाजमतें गैर रस्मी हैं, नौजवान बड़ी हद तक लेबर फोर्स से बाहर हैं, और जो बच्चे हैं वो 1/4 प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें से भी जो 1/4 है वो ये ही नहीं बता सकता, अगर उनको कोई पर्चा दे दिया जाए कि इसको पढ़ के सुना दो, तो वो एक कहानी भी दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। 40% जो बच्चे हैं वो ग़िज़ाई किल्लत के बायस कमज़ोर हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। इसके अलावा हम एशिया कप के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ दीगर सियासी मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। रान साहब, सबसे पहले इसी के ऊपर 3 बरस में 7% गुर्बत बढ़ गई है, और अब खदशा ये है कि जिस तरह कोविड के बाद एक हमने देखा था कि गुर्बत बढ़ी थी, इजाफा हुआ था, अब सैलाब के बाद ये खदशा भी जाहिर किया गया है, इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो यार आपको गलत फहमी हुई। अच्छा यार, दूध शहद की नहरें बह रही हैं। हाँ, मुआशी हालात बेहतर ये जो सैलाब आया, ये हम सोना लेके आया है। इस सैलाब के अंदर पैसा ही पैसा आ गया है, गरीब आदमी खुशहाल हो गया है। आपको ऐसी गुर्बत का वर्ल्ड बैंक वाले झूठ बोलते हैं, इन्हें क्या पता? पीटीआई ने बनवाई होगी। हाँ, ये पीटीआई ने रिपोर्ट बनवाई है बिल्कुल वर्ल्ड बैंक से। भाई यहाँ पर तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यहाँ पर तो सब अच्छा है, यहाँ पर तो गरीब रह ही कोई नहीं गया। बाकी हकीकत बात है, गरीब रह ही नहीं गया, खत्म हो गया गरीब, सारे मर गए गरीब। क्योंकि यही मंसूबा था ना, गुर्बत खत्म करनी है। ऐसे ही गुर्बत खत्म नहीं होने का, गुर्बत वाले खत्म कर दे, गरीब खत्म कर दे। बात यह है कि अगर आप इस बात को पूछें जाके किसी हुकूमती वजीर से, तो अभी आपके खिलाफ हो जाएगा। वो मुआशी इशारिया बताएंगे हमें। अच्छा, उनसे सब 3 लफ्ज़ पूछ रहे, मुआशी इशारा कहते किसको है? अगर अभी जाके आप किसी उनके इत्तेहादी से पूछो, वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। अभी आप जाके किसी और से ये बात करें, वो आपके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा पीटीआई के, वो कहेगा जनाब आप तो हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये हिम्मत करे ना। मैं तो चाहता हूँ सुबह इनके वकील हैं इतने बड़े, सुबह एक इंटरनेशनल अदालत में पिटीशन दायर करें इस वर्ल्ड बैंक के खिलाफ कि रिपोर्ट गलत है, ये रिपोर्ट गलत है। पिटीशन दायर करें उनके खिलाफ कि जनाब इन्होंने झूठ बोला है, बिल्कुल सब अच्छा है, यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यहाँ पर सब बेहतरीन है। देखें, मुझे हम क्रेडिट देते हैं मरियम नवाज को, वो गई, वो हर जगह जा रही है, लेकिन क्या कमाल की हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उनको उन लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे। क्या डर है? कल आपको पता है जहां गई वो, वहां पे जहां पे दस्तकारी भी की, सारा कुछ किया, उसके बाहर लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, उन्हें पुलिस की वैनों में डाला गया। वो सारे सैलाब ज़दगान थे। वही वो अपने लीडर से मिलने आए थे, वो अपनी लीडर को देखने आए थे, मसाइल बताने आए थे, फरियाद लेकर आए थे। उन तक फरियाद पहुंचने थी ना। जब वो अपना टाइम निकाल कर, जब वो अपना वक्त निकाल कर उन्हीं लोगों के लिए जा रही हैं, तो आप क्यों उनको छुपा रहे हैं? किस लिए छुपा रहे हैं? क्यों उनको उनसे दूर रख रहे हैं? अगर मरियम औरंगजेब कई रोज वहां बैठ सकती हैं, हाँ जी, अगर कई रोज वहां बैठ के लोगों की फरियाद सुन सकती हैं, हाँ, उनकी मैंने जूती देखी बिल्कुल कीचड़ से भरी हुई, कपड़े देखे वो मिट्टी से भरे हुए, मैंने ख्वाजा सलमान रफी को इस तरह देखा, तो बाकी जो है वो भी अपनी अपनी जगह करते होंगे, ये नहीं करें। तो फिर असल लोगों तक क्यों नहीं पहुंचने देते? कौन रोक रहे असल लोगों तक पहुंचने के लिए? उसकी बात यह है कि गुर्बत की रेशियो बड़ी ये वर्ल्ड बैंक ने दिया,
अगर यहाँ पर आकर वो जाते उन इलाकों में भी, जिस तरह हम कहते हैं कि कराची के मलिर कोट में जाते हैं, कराची के दूसरे इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे जाते जहाँ पे लोग बेचारे बाहर सड़कों पे सोते हैं, वहाँ पे जाते, पेशावर के इलाकों में जाते, वहाँ KPK के यानी इलाकों में जाते, उसके बाद बलोचिस्तान के इलाकों में जाते, उसके बाद आ जाते पंजाब में, यहाँ पर भी उन इलाकों में जाते जहाँ पर लोग झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जहाँ बल्कि यहाँ पे सैलाब ज़दगान जहाँ जहाँ पे बैठे हैं, आपने उनके घर देखे, आप देखें जाके ज़रा कि अगर जो घर वापस जा रहे हैं ना वो स्मेल से, बदबू से, और उसके बाद आज एक खबर नहीं आई कि लिम्बिस्किन एक बीमारी जो है जानवरों में जो बिल्कुल उन्होंने कहा जी भावलपुर में शुरू हो गई है। हाँ जी। और इस इसकी और ये पहले हफ्ते में खदशा जाहिर कर दिया था, पहले हफ्ते में बिल्कुल कर दिया था, उन्होंने कहा शुरू हो गई है। हाँ जी। और 4 साल जिन जानवर की एज है हाँ जी। उनको तेजी से हो रही है। पहले जानवर आपके पास कम है, इस बीमारी से जानवर के लिए बड़ा नुकसान होता है, यानी जमीन भी गई, फसल भी गई, घर भी गया, मवेशी भी गया। और आप और यहाँ पर किसी भी आप हुकूमती बंदे से सुन लें, वो कहता है जनाब मसले ही कोई नहीं है, हम जनाब यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वैसे फलाने भी ख़त्म कर देंगे, फलाने भी ख़त्म कर देंगे हमने। और भाई किस तरह क्या ख़त्म, पहले तो गुर्बत ख़त्म करे ना जी। मुझे एक जगह बता दें जहाँ से गुर्बत ख़त्म हुई है, मुझे एक जगह बता दें जहाँ पे गरीब जो है उसको ये कह सके गरीब कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। आप एक और चीज़ देखें जी, आपने अभी एजुकेशन की बात की है, मुझे आप हर तीसरे घर में जाके चेक करें, उनका कोई ना कोई बच्चा मजदूरी पे जा रहा होगा। हाँ जी। बनने के काबिल नहीं होगा, बस इसलिए काबिल नहीं होगा कि फीस अदा नहीं कर सकते। आप स्कूलों में जाकर चेक करें तो वहां पे आपको पता चलेगा कितने बच्चे हैं जिन्होंने फीस ना होने की वजह से स्कूल छोड़ दिए हैं। आप जाकर मुख्तलिफ होटलों में देखें, आपको छोटे छोटे बच्चे वहां पे मजदूरी करते नजर आएंगे। आप जाकर अस्पतालों में देखें तो आपको पता चलेगा कितने लोग हैं जो बीमारियों की वजह से अस्पतालों में, और अस्पतालों का आलम यह है कि जगह नहीं है, बेड ही नहीं होता। तो हम यहाँ पे सब अच्छे की रट लगा रहे हैं, हम यहाँ पे टूर करते जा रहे हैं। हम कहते हैं जनाब जितना कुछ होता करी जाओ, जो कुछ होता करते। देखें दूसरे मुमालिक से मुआवजा कर लें, हम अपना मुआवजा कर लें सऊदी अरब से, वहाँ पर इतनी ज़्यादा सहूलतें हैं। एक सऊदी अरब का बंदा ऐसा नहीं है जो बेरोज़गार हो। अगर कोई बेरोजगार है उसके लिए वहाँ पे क्या सिस्टम बना हुआ है, वो एक बेहतरीन सिस्टम है। वहाँ पे टैक्स का सिस्टम बेहतरीन है, वहाँ पे अदल का सिस्टम बेहतरीन है। ये सारी चीज़ें हैं। हमारे मुल्क में क्या है, हमारे यहाँ पे एक एप्लीकेशन किसने दी पता भी नहीं, एक ऐसी एप्लीकेशन जो इद्दत केस से भी बुरी है। कल राना साहब वजीर कानून के ने स्टैट्स बताए थे, तकरीबन 1.25 करोड़ से ऊपर जो पिटिशंस हैं वो अदालतों में अभी जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। यानी कि अगर हम इसको देखें तो एक ख़ानदान के 5 बंदे लगाएं तो तकरीबन हर 7वें 8वें घर की कोई ना कोई पिटीशन है। इन स्टैट्स के मुताबिक ये वज़ीर कानून ने दिए। मैं आपको बता, बिल्कुल उन्होंने दिए ना। तो आपने 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा जनाब इसलिए 26वीं आईनी तरमीम इतनी ज़रूरी है, इसलिए आईनी अदालतें इतनी ज़रूरी हैं कि जनाब मुल्क में मुकदमात की भरमार है। हाँ, हम ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी तेज़ी से सफाई करेंगे। सफाई कर दी उन्होंने कौम की सफाई कर दी है। गर्दना वड़ छड़ियां ने छड्डी ही कख नहीं पल्ले। चले रान साहब, आपने आईनी तरमीम की बात की है। 9 माह बाद जो है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 7 अक्टूबर का रोज कागज है, आपको लिख देता हूँ क्या फैसला होना है। मैं चले साकिब साहब से पूछता हूं कि साकिब साहब तो कानूनी बात करेंगे ना, सीधी गल करिए जी सच्ची मुची दी गल है। तानू भी पता की फैसला होना, मन भी पता की फैसला होना। जी साकिब साहब, क्या असरात हो सकते हैं, क्या जो आपको लगता है कि 9 माह बाद ये लगी है अदलिया पर इस केस के, क्या बात बताएं ऐसे है। जी साकिब साहब। हमजा बिल्कुल, ये 26वीं आईनी तरमीम जो है हुई 21 अक्टूबर को 2024 को हुई। उसके बाद अक्टूबर के महीने में 25, 26, 27 तारीख जो है वो इनके ख़िलाफ़ दरखास्तें भी आ गई। पहली दफ़ा ये दरखास्तें फरवरी में फ़िक्स हुई थी तकरीबन 3-4 माह के बाद, और अब 9 माह के बाद ये दरखास्तें जो है वो मुकर्रर हो रही हैं। इसमें अटॉर्नी जनरल और हुकूमत को
नोटिस भी है। अब आप ये कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे जब ये केस टेकअप होगा तो ये केस आगे बढ़ेगा। ये केस अपनी नोयत का एक मुनफरिद और मुख्तलिफ केस इस लिहाज से है क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के इस आइनी तरमीम में पूरी जो अदलिया है, पूरा जो जुडिशल सिस्टम है हमारा, वो हाई कोर्ट लेवल पे हो, वो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे हो, सुप्रीम कोर्ट में इवन एक डिवीजन आप देख सकते हैं कि एक रेगुलर बेंचेस हैं, आइनी बेंचेस हैं, रेगुलर बेंचेस की कमेटी है, आइनी बेंचेस की कमेटी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस याया अफरीदी या कोई भी चीफ जस्टिस हो, उनका इख्तियार नहीं बनता और उनका जो जुडिशल कमीशन में वो भी एक वोट है उनका, जिस तरह बाकी जो है वो वोट है। तो और इसमें एक और जो अहम पहलू है वो ये है कि जो हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनातियाँ हुई हैं, आइनी बेंचेस बने हैं, इसी तरह दीगर जो इक़दामात हैं वहाँ पर, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो 13 मेंबरान होते हैं तो 13 मेंबरान में हुकूमत के पास अक्सरियत है, तो हुकूमत को ये एज हासिल है कि वो कोई भी फैसला करते हैं तो वो अपने वोट की बुनियाद पर उस फैसले में बरतरी रखते हैं। राना साहब, जहाँ पे ये चलें लग गई है, समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, लेकिन साथ ही 27वीं तरमीम के हवाले से भी कुछ बातें फिर से होना शुरू हो गई हैं। शायद सैलाब का वो मामला कुछ थम सा गया, तो अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बड़ा, जिस तरह सितंबर में बहुत कुछ हो गया, वो चीज़ें हो गई है जो कि सोच नहीं सकता था, और सितंबर हो गया, अभी सितंबर चल रहा है जी। मेरी रात को इस्लामाबाद किसी दोस्त से बात हो रही थी। अच्छा। तो उसने कहा कि भाई आप 27वीं आइनी तरमीम आ रही है। मैं कहा यार नहीं आ रही। अच्छा। उसने कहा मैं आपको कह रहा हूँ आ रही है। मैंने कहा 27वीं आइनी तरमीम ने आके करना क्या है? जो आप चाहते हैं 26वीं आइनी तरमीम में भी करवा सकते हैं, आपके पास जो हर किस्म की पावर मौजूद है। उसने कहा नहीं ये ज़रूरी है। अच्छा। उसने भी कुछ नाम लिए। उसने कहा कुछ लोग जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं, तो हमें उस काम के लिए उसे जवाब देना ज़रूरी है। अच्छा। तो बात यह है कि 27वीं आइनी तरमीम, जिसे पंजाबी में कहते हैं जो भी निकलना है ना, और उस अक्टूबर से निकल आना है। अक्टूबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है ना, बहुत सी चीज़ों के हवाले से, और अक्टूबर में बहुत से फैसले जो है ना वो होने हैं। अच्छा। अक्टूबर में कई लोगों के अंदर इंकलाब की बात भी होनी है। अच्छा। कई लोगों के अंदर अचानक सोया हुआ इंकलाब जाग जाना है। कई लोगों ने कंप्रोमाइज़ की तरफ चले जाना है। ये सारी चीज़ें होनी है। लेकिन फिर मैं बात पहले ज़रा थोड़ा सा अगर इजाज़त दे 26वीं आइनी तरमीम पे बात। जी। इससे पहले भी बहुत से केस लगे हैं और बड़े अहम तरीन केस लगे हैं। अगर हम उन केसेस की समाअत को सुनते थे, अगर उन केसेस को देखते थे तो कहते थे यार नहीं भाई काम पै गई। लेकिन जब फैसला आता था सामने तो काम वाकई कुछ और पै गया अंदर से। तो बात यह है कि आपने मेरे खिलाफ केस करना है और मैं ही जज हूँ, और आपने मेरे खिलाफ ही केस करना है, तो आप किस तरह तवक्को रखेंगे मुझसे? ये एक बड़ी चीज़ है ना। देखिए फैसले जिसके खिलाफ हो ना, अगर जहांगीरी साहब को रोक दिया गया है कि आप उस वक्त तक अमल ना करें, तो कि एक ऐसी मिसाल पाकिस्तान के दलिया में कायम हो जानी चाहिए कि अगर एक केस आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम का केस है, तो अगर उसका कोई बेनिफिशरी है, कोई भी है, तो वो उस बेंच के हिस्सा ना हो। तो फिर तो मज़ा आता है। फिर मैं कहूँ कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे होते नज़र आते हैं। मैं किसी में नाइंसाफ़ी की नहीं वो लगा रहा, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो फिर तो यही असूल बनता है। और 27वीं आइनी तरमीम कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी बात को आज सिर्फ दबे अल्फाज में ना नोट कर लीजिएगा। 27वीं आइनी तरमीम कुछ लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी। इसलिए जिनके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है वो हर हाल में इसे कर लेंगे। अच्छा, हर हाल में इसे कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आज आपको बिल्कुल करूँ। और आज आपको एक और ख़बर मैं दूँ, मैंने कभी ये बात नहीं की। इस दफ़ा पीटीआई को तोड़ने में ज़्यादा नहीं 8, 10, 12 लोगों को, जिनमें 1-2 बड़े नाम भी शामिल होंगे, इसमें भी लोग कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल कामयाब। लेकिन आज तो डयाला के बाहर माहौल कुछ और नज़र आ रहा था। पंजाब, मैंने कुछ बड़े नामों का जिक्र किया। मुझे कल एक एमपी मिला,
तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी हमें ये तो बताया कि हमने जीना मरना खान के साथ है, ठीक है, लेकिन हम हर किस्म की उम्मीद ख़त्म कर बैठे हैं। लेकिन जब आपको पता है जीना मरना खान के साथ है, फिर आप क्यों नाउम्मीद क्यों? नाउम्मीद क्यों? उसने कहा नाउम्मीद इसलिए है कि हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा रास्ता। मैंने कहा यार, मैंने इस पाकिस्तान में ऐसे लोगों को भी देखा है, अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है, जिनके मतलब कहा जाता था कि इन पर एक ऐसा क्रॉस लग गया है कि अब इनके मतलब बात करना भी जुर्म है। हाँ जी, और ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, ज़्यादा पुरानी बात। मैं क्या, लेकिन वो सारे लोग जो हैं आखिरकार वो क्रॉस ख़त्म करके एक नए क्रॉस में आ गए, बल्कि एक नए आकाश में आ गए। तो मैंने कहा ये चीज़ें तो चलती हैं सारी, तो वक्त का इंतज़ार करें, वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें बदल भी जाती हैं। लेकिन आपको ये बता दूँ, ये अक्टूबर के महीने में, ठीक है, बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी। ये बात नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर के महीने में बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी, बहुत से लोग जो हैं वो भी चेंज होंगे, यानी उनके रवैये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत से लोग जो हैं वो बेनकाब भी हो जाएंगे। ये मेरे पास तो जो इतला है वो कुछ इस तरह की है। अच्छा साकिब साहब, एक जानिब बड़ा अहम जो है मुआहिदा हुआ है जो पाकिस्तान ने किया है, लेकिन एक अहम इत्तेहादी नाराज़ हैं उस मामले के ऊपर। इस तरह की क्या खबरें आ रही हैं कि उनको नज़रअंदाज किया गया है, क्या हुआ है? बिल्कुल हमजा, ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो सामने आई है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस वक्त ये है कि वो पब्लिकली नहीं बोल सकते, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का मामला है। वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है कि उसमें कुछ बोलें, या कोई सिंध की वो नहरों का मामला भी नहीं है, वो बजट का मामला भी नहीं है। वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत ही तारीखी मुआहदे का मामला है। तो आपने देखा होगा, पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी, इमरान खान साहब जो किसी मामले में भी उनकी नरमी नहीं है अल्फाज की भी, लेकिन पाक सऊदी अरब इस मुआहदे पर बड़ी क्लियर पोजीशन उन्होंने ली, और उन्होंने कहा कि इसको बड़ा उन्होंने वेलकम किया। पीटीआई ने अलग और इमरान खान साहब ने अलग किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी कितनी रियासती जो पॉलिसी है उससे आगे पीछे ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो सकती। जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर एक सोच है, और वो सोच ये है कि कबल अज़ वक्त उनको आगाह इस हवाले से नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो साहब ने बात भी की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा जब ये मुआहिदा हुआ उसके हवाले से इसको खुशाइंद भी करार दिया। सारे मामला चलते रहे स्टेप बाय स्टेप। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब चीन में थे, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कतर गए, सऊदी अरब थे, फिर वापस आए, फिर अब अमेरिका चले गए हैं। जब वो वापस आएंगे तो ये सारा मुद्दा क्लोज डोर में हुकूमत के सामने रखा जाएगा। अच्छा। फिर भी पब्लिक में बात नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी के अंदर यह सोच है कि हम इत्तेहादी हैं और मरकजी हमारा एक रोल है। हमारी पार्टी को 2, 4, 6 सीटों वाली नहीं है, तो हमें आप कोई भी इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले कम से कम हमें एतमाद में लें, हमें बताएं, पहले बता दें। तो ये बात रखी जाएगी। नहीं, तो पार्लिमान को जो एतमाद में लेना है, जो पार्लिमान को एतमाद में लेना है, उसकी वजह भी यही तो नहीं है? बिल्कुल, इसके पीछे डेफिनेटली चीज़ें हैं। आज भी किसी जगह ब्रीफिंग थी, तो उस जो प्योरली इस मुआहदे के हवाले से ब्रीफिंग थी उसको इन कैमरा रखा गया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे भी जो ब्रीफिंग हो या एतमाद में लेने का मामला हो या इस किस्म की चीज़ वो पब्लिकली ना हो, वो इन कैमरा ही रखी जाए। लेकिन स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी जब शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब भी, तो मुस्लिम लीग नून के सामने क्लोज डोर में ये मामला उठाएगी। अच्छा, कि हमें आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो वेटेज दें। हम बाकायदा पीपल्स पार्टी अपने आप को थोड़ा सा इस तरह उन्होंने समझा, हमें बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया कि हमें पूछा ही नहीं गया। तो राना साहब, ये क्रेडिट गेम का मसला है, क्या हो गया है? ये तो अच्छी बात थी, उसको बस खुशैन कर दो। हमें क्यों नहीं मान लेना चाहिए कि इसका क्रेडिट सिर्फ एक शख्सियत को जाता है, फील्ड मार्शल को? हाँ बिल्कुल, हमें मानना चाहिए इस बात को, ना पीपल्स पार्टी को ना किसी और को। ये सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है। जमानत भी उनकी है, क़यादत भी उनकी है, और मेहनत भी उनकी है। हमें ये मानना चाहिए ना, फोर्सेस भी उनकी है, हमें ये मानना चाहिए। दूसरी बात जो है पीपल्स पार्टी वाली, देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर एक बड़ी सख्त गेम शुरू हो गई है। अच्छा, अब कोई इस मामले पे तो खामोशी इसलिए रहेगी कि इसके लिए तो जान भी कुर्बान है ना, इसमें हर पाकिस्तानी के लिए जान भी कुर्बान है।
लेकिन पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चांद साहब ने कल खुल के बात की इस पर। उसके बाद आप बाकी लोगों को देखना शुरू कर दें तो अब दूसरे लोगों पर जो है ना वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी अपनी बारी के इंतज़ार में है कि अगली बारी हमारी है। वो कहते हैं कि जी यहाँ पर तो मामला ये चल रहा है कि जैसे हमें बिल्कुल आउट किया जा रहा है। अब मैंने तो उस दिन एक सवाल किया था, उसका जवाब ना आपने दिया था ना किसी और ने दिया था कि क्या वज़ीर आज़म के एक विज़िट के बाद सदर साहब का जाना बनता था, उसके साथ बिलावल साहब का, फिर बिलावल साहब की बहन का, क्या जाना बनता था? ये एक सवाल उठता था ना। तो क्या सारे अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं? अच्छा, इससे लॉबिंग से मुझे एक और चीज़ याद आई, ये BISP वाला जो मामला उठाया था, बिलावल साहब ने 12 इस पे बात की है, पंजाब गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया। आज़मा बुखारी साहब ने कहा कि BISP से कुछ नहीं होगा, हम कर रहे हैं, हम ही करेंगे। मैं यही इसी तरफ मैं आना चाह रहा था ना। बात यह है कि आप सब तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले वक्त की। वो कहते हैं कि जी आने वाले वक्त में जब इलेक्शन आना है तो लोगों को आप कहेंगे जी बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम से पैसे मिल गए, हाँ जी, वो तो हमारे पल्ले क्या रह गया? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी मेरी भी एक बात, मैं एक बात ये भी कहता हूँ, कितने लोग हैं जो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं? यहाँ पे तो तबाह हो गए हैं, जिनके मुरब्बे थे वो भी तबाह हो गए हैं, जिनके एकड़ थे वो भी तबाह हो गए हैं, जिनके जो बेचारे जिम्मेदारी मज़ारे थे वो भी तबाह हो गए हैं। तो आप किन किन को देंगे? BISP से शायद उनका इजाला नहीं हो सकता। इजाला ही नहीं है क्या? आप क्या देंगे? इनको 25,000 भेज दें, इनको 20,000 भेज दें। और आप खुद कहते हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि उसमें कितने लोग ऐसे थे जो बिल्कुल 2 नंबर थे, जिनका बनता ही नहीं था। इसमें तो भाई आपको देखना पड़ेगा। मैं कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था, एक शख्स एक जगह दिखा रहा था, कह रहा था इसके हमारे अंदाजे से ये हमारी जगह है और इसके नीचे हमारे 8 ट्रैक्टर हैं। अच्छा। और इसके ऊपर उसने वो रेत दिखा रहा था कि इतनी इतनी रेत आ गई है, 8 साल यहाँ पर फसल नहीं हो सकती। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ और मामला पे हमने बात करनी है। वेलकम बैक जी। कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हुकूमत जो है वो सिफारती महाज पर खासी कामयाब नज़र आ रही है, काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है। और वो लोग हुकूमत की जानिब से जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात करते थे, पैगाम पहुंचाते थे और कहते थे कि हमारे साथ आके बात करें, वो भी खामोश नज़र आ रहे हैं। इवन इरफान सिद्दीकी साहब के तो बयानात बिल्कुल 180 डिग्री पे जो है वो बदल चुके हुए हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा भी करने जा रही है 27 सितंबर का, उससे खासी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, इस पर बात करनी है। और दूसरा, क्या इस वक्त हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने की ज़रूरत है? अगर नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से प्रेशर डेवलप कर सकती है मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, बानी PTI को रिहा करवाना है, वो किस तरह से अचीव होंगे? क्योंकि 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब, सबसे पहले तो ये कि हुकूमत खासी तगड़ी नज़र आ रही है सिफारती महाज पर, और जब सिफारती लेवल पे हुकूमत कोई मजबूत होती है तो फिर यही समझा जाता है कि शायद हुकूमत अभी सर्वाइव करने के मोड में भी है। तो ऐसे हालात में अगर PTI की हुकूमत को ज़रूरत नहीं है तो PTI प्रेशर कैसे डेवलप करेगी गवर्नमेंट के ऊपर? बहरहाल शायद आपको प्रेशर तो बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट पे। देखिए जी, ऑब्वियसली जब किसी गवर्नमेंट की फस्तायत इस उरूज पे हो और वो स्टोलन मैंडेट की गवर्नमेंट हो तो फिर प्रेशर बनाना तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। और ख़ुसूसन एक ऐसी पार्टी जिसके कायद को आपने नाहक जेल में रखा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नागुज़ीर भी है और वो प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी भी सही। और ये जो जलसा हमारा हो रहा है, जो पेशावर का हमारा इवेंट है, इसके बाद जो है वो चीज़ें आपको मोमेंटम में नज़र आएंगी। अच्छा शेख साहब, आप लोग केस दायर करते हैं, कई दिन केस लगता ही नहीं। आज एक अचानक केस दायर हुआ, वो केस लग भी गया कल के लिए। ये PTI का कोई कारकुन है या किसी की शरारत है? सर, ये जो है, ये जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मुझे समझ आई है, ये तो बड़ी ही बेहूदगी और बेहयाई है सर। हम आज से
3-4 दिन पहले बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं और उस पर हमने बड़ी सख्त बरहमी का और अफसोस का इजहार किया था कि इस केस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इसके बावजूद जो है वो केस को सुना जा रहा है। एक थर्ड पार्ट, ना हम उसको जानते, ना उसका पिछला बीवी से कोई ताल्लुक, ना उसका इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक ही नहीं किसी से, और वो उसको वो किए जा रहे हैं जी। और बेशर्मी और बेगैरती और कुछ भी नहीं है सर कि जिस किस्म की वो दरख्वास्त लिखी गई है। तो इसके ऊपर आज हमने सुबह स्टेटमेंट भी दी है कि जो उनकी आईनी के हवाले से, उनके हकूक के हवाले से दरखास्तें हैं वो नहीं लगाई जाती जो हम खुद दे रहे हैं, जो हमारे लॉयर्स दे रहे हैं, और बाकी जो है वो फौरी लग जाती हैं। बिल्कुल नहीं पता नहीं चला। देखें आपने चेक तो किया होगा ना शेख साहब, कौन बंदा कौन है, उसका नाम, उसकी बल्दियत, उसका एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। आपके वकील ने चेक तो किया होगा। सर वो किया है, सारा कुछ चेक किया है, पर एक आदमी हमारा है नहीं, तो अब उसके ऊपर हमारे वकला, बहरहाल हम जो कानूनी हमारी कार्रवाई है वो हम उसके ऊपर करेंगे जी। नहीं शेख साहब, आप ऐसा करें कि जो कारकुनान है उनसे ही तमाम दरखास्तें जो है वो करवा दें। हो सकता है कि पैमाना यही हो, उनकी भी मंजूर हो जाए, आप लोगों की तो नहीं हो रही। सर कारकुनान तो ये जो जिसने किया है, ये आदमी कारकुन तो कोई नहीं है, ये तो बस अब मैं क्या कहूँ, जो इस किस्म की दरखास्त देता है उसका क्या ताल्लुक है इमरान खान से या बुशरा बीबी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कारकुनान तो आप देख लें, गुजरांवाला जेल में 5 साल सजा वाले पड़े हैं और कितने अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अपील फिक्स हो जाए। 1.25 साल हो गया जी, 51 आदमी आप देख लें कारकुनान के भी। हाँ शेख साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का जो एक्स का अकाउंट है उसको बंद करने के लिए या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से भी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है, और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान उसमें वकील है, मतलब कि मुस्लिम लीग नून के वो बैरिस्टर, उनके साथ ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून के साथ। आप सर ये बताइएगा कि क्या PTI बतौर जमात इमरान खान के इस एक्स अकाउंट पर आने वाली हर जो ट्वीट है या हर पोस्ट है उसको बिल्कुल सेकंड करते हैं? क्योंकि एक इशू बना हुआ है, सोशल मीडिया में देख रहा था, अली मोहम्मद खान साहब ने कदरे कुछ तनकीद की है कि जो है वो एक्स के अकाउंट पर आ रहा है। तो आप पार्टी के तर्जुमान होने के नाते क्या कहेंगे इस पे? इमरान खान साहब का जो अकाउंट है वो इमरान खान साहब के अकाउंट का अपना अकाउंट है। वहाँ जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो इमरान खान साहब जेल से देते हैं, और वो जिस जरिए से भी आती हैं वो जो अकाउंट रन कर रहे हैं उन तक पहुँच जाती हैं, वो चला देते हैं, और तमाम पार्टी उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट करती है जैसे ही वो आ जाते हैं। जब कोई उसको रीट्वीट करता है तो बेसिकली ऑब्वियसली जो इमरान खान की पार्टी में है वो इमरान खान के बयान से दूर तो नहीं रह सकता। ये तो नहीं कह सकता कि मैं हूँ इमरान खान की पार्टी में मगर इमरान खान के बयान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। तो उस पर हम बड़ा वाज़ेह वो है कि जो पार्टी है वो सारी की सारी खान साहब की उस अकाउंट के जो भी बयान आते हैं उनको रीट्वीट होना ही इंडोर्समेंट है, और क्या होता है सर। अच्छा शेख साहब, और अली मोहम्मद खान साहब जो उस पर थोड़ा सा कदरे उन्होंने मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिया। सर वो तर्जमान तो नहीं है मेरे भाई, मगर मुझे अब अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ लिया है और वो क्यों लिया है, मगर बहरहाल ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इमरान खान साहब के अकाउंट है। हाँ वो लोग चला रहे हैं, वो इस मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर हैं सारे, उनमें से कोई भी पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, उन अकाउंट्स को देख के, उनकी जो पोस्ट होती है उनको देख के शेख साहब लगता है कि कोई आसानी होने नहीं वाली है? देखें सर, अब ये हम कायद की इमरान खान की ज़बान को तो कोई नहीं रोक सकता है ना। उन्हीं के इसी जज्बे के तहत तो अवाम उनके पीछे खड़ी है जो वो बात करते हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है जी। बज़ाहिर मुश्किलात होती हैं, बट वो क्या कहते हैं, कुरान में है इन्ना मल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ पैदा करेगा, इसमें क्या है। अच्छा शेख साहब, जलसा आज भी, एक तो अडयाला के भाई लोगों की तादाद भी ज़्यादा थी, पंजाब के अरकान असम्बली भी आए, और आज अच्छी तादाद में है, और आज अच्छी तादाद थी। आज महसूस हो रहा था जब से अडयाला में है इमरान खान, कि आज महसूस हो रहा था कि लोग खौफ के बुत तोड़ के निकले हैं, या लोग आज बिल्कुल ये फैसला करके निकले हैं कि अब हमने कुछ करना है। तो क्या 27 तारीख का जो जलसा है उससे भी पंजाब के लोग खौफ का बुत तोड़ कर निकलेंगे, और इस जलसे में कोई नई चीज़ सामने आएगी? सर सब बात यह है कि जलसे के लिए उसकी पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए पंजाब से वहाँ छापे वापस शुरू हो गए, और रेड्स हो गई हैं।
हाँ, शुरू हो गया है। कई जिलों के अंदर उन्होंने ये काम शुरू किया है। बाकी केपी के अंदर केपी वालों के लिए जलसे में आना कौन सा मुश्किल काम है? अपनी हुकूमत है, अपने ही लोग ने। मुश्किल सिंध और पंजाब वालों के लिए है, बलूचिस्तान वालों के लिए भी नहीं होती। वो जो बंदे उठवाते हैं अपने मगरों ला देंगे, ठीक है तुम जाओ। तो ये मुश्किलात हमेशा हमारे सामने रही हैं, हर जलसे में रही हैं, कभी भी हमारे लिए आसानी नहीं हुई है। और हमेशा लोग खौफ के बुत ही तोड़ते हैं तो बाहर निकलते हैं। तो वो इस दफा भी निकलेंगे और बड़ी तादाद में निकलेंगे, और पंजाब भी यहाँ पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पेशावर में बाहर उनके कैंप शैम्प जो है वो लगेंगे और वो आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है शेख साहब, मोमेंटम की बात हो रही थी कि इससे शेख एक साहब- मोमेंटम जो है वो बनाने में जो है फ़ायदा होगा। किस तरह का मोमेंटम होगा? अपनी जिस सूबे में हुकूमत है वहाँ पे कैसा मोमेंटम बना लेंगे? उस मोमेंटम से फ़ायदा आपको बहरहाल जिस भी तरह की सहूलत चाहिए वो पंजाब में चाहिए। सर बात यह है कि जिस सूबे में हमारी हुकूमत है उससे तो मोमेंटम का सानू फायदा है कि नहीं। उस सूबे में से तो आप तहरीक या आप जो मोबिलाइजेशन है वो शुरू कर सकते हैं बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बट मोमेंटम तो जब तक पंजाब में नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं समझता कि बाकी किसी जगह पे किसी मोमेंटम का फायदा है। देखो ना, जिथे अपनी हुकूमत है उत्थे किसी जलसे दे शामिल होना किहड़े कमाल वाली गल है। वो तो सारे ही हो जाते हैं। यही पंजाब में हुकूमत होती है, सारे पंजाबी बाहर आ जाते हैं। मगर केपी का जलसा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इस जलसे से लोगों को हौसला मिलता है, वर्कर एक दूसरे को देखता है, बड़ी तादाद में सामने आते हैं, अपने जिम्मेदारान की गुफ्तगू सुनते हैं, उनसे उनमें मोटिवेशन पैदा होती है और वो फिर ट्रिकल डाउन होता है पंजाब की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका शेख वकास अकरम साहब, आपने में ज्वाइन किया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एशिया कप के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैचेस हैं, दोनों मैचेस जीतने चाहिए पाकिस्तान को और ज़रूरी भी हैं अगर पाकिस्तान ने फाइनल खेलना है तो। राना साहब, आज जिस तरह से बॉलिंग हुई और जिस तरह से कैप्टन ने अप्रोच ही बदल दी बिल्कुल टीम की। हम पहले स्पिन से कोशिश कर रहे थे कि कुछ कर सके, आज हमने बदला। हमने पहले ओवर्स और पूरा पावर प्ले जो है वो फास्ट बॉलर से करवाया। बेहतर बॉलिंग हमें नज़र आई। बात यह है कि कल इनको ये होश क्यों नहीं थी। हाँ, इंडिया के खिलाफ आज का मैच ज़रूर मैच है, लेकिन कल का मैच इस कौम का मैच था। हाँ, जज्बात कल का मैच एक जज्बात का मैच था। कल के मैच में ये चीज़ें क्यों नहीं नजर आई? क्या कल इन्हें नहीं पता था कि हुसैन तल्लत जो है वो एक अच्छा वो बॉल भी कर सकता है, ऑलराउंडर है। आज उसने 2 विकेटें ली ना। हाँ जी, और इकट्ठी नहीं। ठीक है, फिर कल मुझे समझ नहीं आई कि हमारे जो कप्तान है क्या नाम, सलमान अली आगा साहब, ये बॉलर भी हैं, ये ऑलराउंडर हैं जी। ये ऑलराउंडर है। अच्छा, तो ये पहले क्यों नहीं किया? ये पहले आपने पहले हर मैच में उससे बॉलिंग करवाई, साइम से, और फिर नवाज से नहीं, आज भी नहीं कराई। जिस दिन नवाज ने बॉलिंग की उसने कमाल की बॉलिंग की, और जिसने कमाल की बॉलिंग की आपने कहा खुड्डे लाइन ला। नहीं, कोच ने कहा कि ये इस वक्त हमारा बेस्ट बॉलर है। ठीक है, तो आज कल भी नहीं कराई आपने, इंडिया के खिलाफ भी नहीं कराई, कल भी नहीं कराई आपने, आज भी नहीं कराई। हम श्रीलंका के खिलाफ पहले ओवर में 4 स्कोर करते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये श्रीलंका के खिलाफ डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि जब स्कोर थोड़ा हो, टारगेट थोड़ा हो, तो दूसरी टीम को पहले 2-3 ओवर्स में एक दफ़ा, जैसे इंडिया ने हमारे साथ किया था, हमारे साथ पहले 1-2 ओवर में उसको उनको इतना ज़हनी तौर पर कर दें फारिग के, वो अंडर प्रेशर कर दें कि वो आगे से बॉलिंग उनसे हो ही ना सके, वो चाहे भी यूटिलाइज करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जिस दिन बॉलिंग अच्छी होती है बैटिंग की मौत पै जाती है, और जिस दिन बैटिंग अच्छी होती है बॉलिंग को क्या हो जाता है। हमने वो मोटिवेशन एक इनिंग्स के लिए ली होती है ना राना साहब, जो साइकोलॉजिस्ट हमने हायर किया वो एक इनिंग्स के लिए सिर्फ जो है ना हमें मोटिवेट करता है। भेजो सानू जरा 2 घंटे से देखना सही होंगे ना कि नहीं सारे। अच्छा, वैसे राना साहब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि साइकोलॉजिस्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मोटिवेट करने के लिए? क्या आपका कप्तान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता? क्या आपका कोच आपको मोटिवेट नहीं कर सकता? पूरी कौम मोटिवेट कर रही है यार, आपने एक बंदे के पीछे लगे हैं। नहीं, पूरी कौम कर रही है। राना साहब, कैप्टन का मकसद ये होता है कि उसने लीड करना होता है टीम को, उसी ने मोटिवेट करना ना। हमने 92 में देखा, आज तक सब कहते हैं कि हमें मोटिवेट किया गया। जब यूनुस खान कप्तान थे, हम वर्ल्ड कप जीत के, सबने कहा कि हमें मोटिवेट किया गया। सरफराज के लिए ये कहते हैं। सर बात सुनो मेरी, फिर हमें मान लेना चाहिए जब इमरान खान था क्या उसने हिम्मत हारी थी? नहीं, हारनी भी नहीं चाहिए। दुनिया शर्त क्या लगाती थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल, सोचना भी ना। हाँ, वो पहुंच भी नहीं सकते। वो सेमीफाइनल में भी पहुंचे,
वो वर्ल्ड कप भी जीते। जब तक आप, मैंने फिर कहा कि दो चीज़ें होती हैं, तीसरी चीज़ कभी नहीं होती। जब आप ग्राउंड में अपने उस हरीफ के खिलाफ जाते हैं जिस हरीफ के मतलब आपको पता हो कि इस हरीफ को हर हाल में हराना है, तो आप दो चीज़ें ज़हन में रख के जाएं, या हमने जीतना है या हमने मरना है। इसके अलावा हमारे पास तीसरी कोई, दूसरी तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप ऐसा नहीं सोच के जाएंगे ना, तो फिर आपको जब ये भी पता हो कि यार मुझे तीसरा चांस भी मिलना है, हाँ जी, और इसके बाद फिर मैं टीम ही रहना है। अब मसलन 2 विकेटें ली है ना उसने, उन सालों से पक्का है। हाँ जी, जो अब आपको जब पता था कि यार आपका एक बॉलर नहीं चल रहा इंडिया के खिलाफ, तो आप उस बॉलर को तो आजमा लें। अगर इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर ली उसने, हमारे वो फूलनगर के जो हैं वो खिलाड़ी, क्या नाम है उनका, जिन्होंने इंडिया की भी अच्छी बॉलिंग की थी, आज अच्छी बॉलिंग नहीं उनसे हो सकी। हारिस रऊफ की बात, हारिस नहीं, हारिस रऊफ वो खुदा सबसे अच्छी बॉलिंग उसने की। फ़हीम अशरफ की बात कर, फ़हीम अशरफ की बात कर रहा हूँ, आज उससे नहीं हुई। फ़हीम अशरफ उसने अच्छी बॉलिंग कर ली। उसके बाद आज आप क्यों नहीं अपने उस बॉलर को जिसने 2 विकेटें ली, आज क्यों नहीं आपने उसको भारत की के साथ क्यों नहीं बॉलिंग करवाई? खुद कप्तान ने उस दिन क्यों नहीं बॉलिंग की? जब आपको नज़र आता है कि ये सारा इस तरह है तो आपको करना चाहिए ना। आप देखें कि बांग्लादेश जैसी टीम ने श्रीलंका को हराने के लिए उन्होंने आखिर तक अपनी बैटिंग को स्लो नहीं रखा। हाँ जी, ठीक है, और वही लोग जीतते होते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं जो ये फैसला करके आए कि हमने आगे तेज खेलना है। ये T20 है, यहाँ पे जिम्बाब्वे जो है ना वो हरा देता है ऑस्ट्रेलिया को। हाँ जी, ये T20 है, यहाँ पर बड़ी बड़ी टीमें छोटी टीमों से हार जाती हैं, और यहाँ पर हम जो है इस वक्त सबसे छोटी टीम बने हुए हैं। राजा साहब यही कह रहे थे कि इस वक्त हमारी टीम ऐसी है कि वो 7वें 8वें के साथ मुकाबला कर सकती है, टॉप टीम्स के साथ तो हम शायद मुकाबला ही नहीं कर सकते। ठीक, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपने पहले ओवर में किए 4 स्कोर, हाँ जी, दूसरे ओवर में एक बाउंस लगा थे उन फिर बैग के सुकून दे नाल। हाँ जी, तो हमें ठीक है, बाद में हमने क्या खेला क्या नहीं खेला इसको एक साइड पे रखते हैं। अगर हमें छोटा टारगेट जो है उसे अचीव करने के लिए भी प्रॉब्लम है, हाँ जी, और अगर हम छोटा टारगेट भी अचीव नहीं कर सकते तो फिर हम अचीव कर क्या सकते हैं? हाँ। ये तो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी, हम मैच फंसाने के तो माहिर हैं। अब मतलब बहुत आसान मैच भी हो ना, तो हमारी पूरी कोशिश होती है हम उसको मैच को फंसा दें। साकिब साहब, प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारे सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही है, या फिर जिस तरह से आकिब जावेद साहब ने कहा था कि भाई हमारे बेस्ट यही है, हमारे पास टैलेंट ही नहीं है? नहीं, सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही, ये सवाल तो हर मैच हारने के बाद या इस तरह की सिचुएशन के बाद इस किस्म के सवालात आना शुरू होते हैं। एक बात जो बाबर और रिजवान के हवाले से की जा रही है, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं यकीनी तौर पर, लेकिन आप देखें कि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने 172 किया था, तो दोनों जो बाबर और रिजवान हैं वो बेटर हैं, मतलब बैटिंग लाइन है, बैटिंग करते हैं। तो बात जब 172 एक बड़ा रीज़नेबल टोटल है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ठीक नहीं था। तो जब बैटिंग ठीक हुई तो मामला तो बॉलिंग में था। अब जो यंगस्टर्स हैं उनको आप अगर मौका नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा टैलेंट कहाँ है? तो अल्टीमेटली आपको एक लॉन्ग टाइम जो है वो मौका देना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, वो बॉलिंग में हो, वो बैटिंग में हो, वो फील्डिंग में, जिस तरह की भी सिचुएशन हो, कैप्टेंसी में आपको मौका तो देना पड़ेगा। अब अगर हर जो है वो सीरीज़ के बाद आप जो है वो या कप के बाद आप कप्तान तब्दील करेंगे, उसके असरात अलग होते हैं। आप अगर टीम में पैदर तब्दीलियाँ करते जाएंगे, उसके भी असरात होते हैं। तो एक मखसूस वक़्त तो रिस्क तो लेना पड़ता है, जो है वो कोई भी क्रिकेट बोर्ड में कोई भी हो। अब एक सिर्फ आखिरी में बात करूंगा, पाक भारत मैच के हवाले से हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साबिका क्रिकेटर्स हैं उनको मुख्तलिफ टीवी स्क्रीनों पर देखते हैं, तो हम मैच तो बड़े तवील अरसे से हारते आ रहे हैं। ये सारे जब ग्राउंड में थे तो तब हम मैच हारते रहे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे मतलब इक्का दुक्का को मैच दरमियान में जीते, तो जब ये स्क्रीन पे आते हैं तो फिर ये मतलब उस तरह क्रिटिसाइज करते हैं जैसे इनके दौर में सारे हम जीते हुए। हाँ जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सारे मेंटोर्स थे जिस वक्त पाकिस्तान पिछले जो टूर्नामेंट में हार रहा था, और ये टीवी स्क्रीन पे बैठ के यही टीम को जो है कह रहे थे कि जी टीम अच्छा नहीं खेल रही है। उस वक्त ये 50-50 लाख रुपया पीसीबी से ले रहे थे, और इन लोगों ने भी तनकीद की थी। रान साहब, आखिर में मैंने आपसे कमेंट लेना है।
बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है फ़लस्तीन के हवाले से। बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो तस्लीम कर रहे हैं और आज सदर ट्रंप भी अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने ख़िताब किया। ज़्यादा तो उन्होंने अपनी तारीफ़ें की हैं, अपने नोबेल इनाम की बात की है, जंगों का जिक्र किया, लेकिन वो कहते हैं कि गज़ा में अमन चाहते हैं तो तमाम 20 यरगमालियों की रिहाई की हिमायत भी करनी पड़ेगी। और कुछ उनकी बातों से या बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि शायद देर या बदेर ट्रंप साहब भी सोच रहे हैं कि किसी वक्त में शायद किया जा सकता है फ़लस्तीन को। मुझे ये बताएं, वीटो किसने किया? अमेरिका ने किया, और सिर्फ अमेरिका कर रहा है। अमेरिका कर रहा है ना, तो इसका मतलब है इस जंग का जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। बिल्कुल अमेरिका। वहाँ पे जुल्म का जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। अमेरिका अगर कहे नेतन्याहू को कि तुमने ये नहीं करना, अब नहीं, वो उसकी जरूरत है नहीं है जरूरत। तो इसकी बड़ा सिंपल सी बात है, ये एक मुश्तरका एजेंडा है और इस मुश्तरका एजेंडे में ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ पर हर रोज़ देखें, आज उनको वो नकात पेश कर दिए गए 60 रोज़ा जंग बंदी के लिए, रजामंदी के लिए। मुझे अगले 20 दिन में बताइएगा जवाब आता है, और अगर जवाब भी आएगा तो उसके बावजूद भी अगर वैसे ही जुल्म होगा तो फिर इसका मतलब है अमेरिका जो है वो खुद करवा रहा है। ट्रंप साहब की जो तकरीर होती है ना, वो अब तो ना रटी गई है, कुछ सियासतदानों की तकरीर रटी गई। पहले वो अपनी तारीफ़ें करते हैं, 7 जंगें उन्होंने रुकवा दी हैं। मुझे बताएं 7 जंगें कौन सी रुकवाई हैं? वो गिनवाते हैं वैसे सारी एक एक करके कि जी कि उसमें ही मैंने किरदार। मुझे बताएं यूक्रेन की जंग रुकवा सके? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि रशिया ही नहीं मानता। नहीं ना मानता, जरा तगड़ा दी गल कोई नहीं मानता। ठीक है, तो इसराइल तगड़ा है या इसराइल इसराइल और अमेरिका एक है? क्या बात कर रहे हैं हम? बिल्कुल ठीक है। ये वैसे रान साहब, इसके लिए अमेरिका के लिए ये एक चीज़ है कि वेस्ट के जो ममालिक हैं वो अब फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये फ़लस्तीन की जीत है। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि फ़लस्तीन का जो 2 रियासती मौक़िफ़ इस वक्त सब ने अपनाया हुआ है वो हमें पाया तकमील तक पहुंचता हुआ नज़र आएगा। और जो मुनाफिकत कर रहे हैं वो चेहरे भी खुल के सामने आते जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।